ये थोड़ी लंबी लंबी कोलम टाइप, ऐसी लंबी लंबी, ये देख पा रहे हो आप, कोलम टाइप सेल्स देखने को मिलेंगी, दैट इज नोन एज द कोलमनर सेल्स। अब आपको पता है लंबी सेल्स हैं तो इनका न्यूक्लियस कहाँ होगा, नीचे की तरफ, बोले तो इस सेल के बेस की तरफ। पूरी सेल ऊपर से खाली है, न्यूक्लियस नीचे की तरफ बेस की तरफ आया हुआ है, ठीक है। बहुत बार इनमें क्या होती है, छोटी छोटी माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे ये इनफोल्डिंग्स बना लेती हैं, आउटफोल्डिंग्स, और ये बन गई माइक्रोविलाई। बहुत से ऐसी कोलमनर एपिथेलियम होती हैं जिनके अंदर माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होती हैं। ये मेनली कहाँ देखने को मिलती है, इनकी साइट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली चीज, ये स्टमक में देखने को मिलेगी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगी, कोलोन में देखने को मिलेगी। ये क्या करती है, हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन बनाती है। क्या करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन बनाती है। ये साथ ही साथ गोल ब्लैडर के अंदर, ओविडक्ट के अंदर, सभी के अंदर देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको पता है बेसिकली अगर ये यहाँ पे हमारे पास सीलिया फिर विलाई होंगे, सीलियाज होंगे, वो जो कोई भी चीज आएगी उसको ऐसे पुश करेंगे तो मूवमेंट में मदद करेंगे। जैसे कि आप देखते हो ओविडक्ट माने फैलोपियन ट्यूब, तो आपको पता है जैसे ही हमारे फैलोपियन ट्यूब के अंदर या फिर ओविडक्ट के अंदर एक ओवा या एग आता है तो उसे ओवरी से हम कहाँ पहुंचाते हैं, यूटरस की तरफ। हमारी जो ट्यूब पहुंचाती है वो क्यों पहुंचाती है, क्योंकि उसके अंदर ये कोलमनर सेल्स होती हैं, उनके ऊपर सीलिया होते हैं, वो मूव करते हैं और उसे आगे की तरफ धकेल देते हैं। तो वही बोला गया कि बहुत जगह ये फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द सेल्स, ये मूवमेंट करने में भी मदद करती है। फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है, इसका सबसे मेन काम है एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रही है, स्टमक में हो रही है, इंटेस्टाइन में हो रही है। दूसरा क्या करती है, ये सिक्रीट करती है। पर्टिकुलरली आप क्या देखोगे, म्यूकस, ऐसी कोलमनर सेल्स जो म्यूकस सिक्रीट करे उसे हम क्या बोल देते हैं, गोबलेट सेल्स। जो कहा, या फिर म्यूकस सेल्स, उस पूरी मेम्ब्रेन को क्या बोल दिया गया, म्यूकस मेम्ब्रेन। हुआ क्लियर, हमने कोलमनर सेल्स भी कर लिया, कोलमनर एपिथेलियम भी कर लिया है। अब हम बेसिकली डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं स्क्वैमस एपिथेलियम में और कोलमनर एपिथेलियम में। स्क्वैमस और कोलमनर बहुत इजी है, आप समझ चुके हैं। सबसे पहली चीज तो शेप ही आ जाती है, दूसरी इनकी साइट अलग अलग होगी, इनका फंक्शन अलग अलग होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं। आपको पता है ये बहुत पतली और फ्लैट सेल्स की बनी हुई होती है ना, बजाय की कोलमनर्स पिलर लाइक लंबी लंबी, कोलम लाइक पिलर लाइक सेल्स की बनी हुई होती है। इनका न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता है, जबकि इनमें हमने क्या स्पेशल पढ़ा था, न्यूक्लियस कहाँ होता है, बेस के पास। जबकि इनका क्या होता है, आप देखोगे कि जो हमारे पास सेल होती है वो खुद इतनी पतली होती है कि उसके अंदर इतना बड़ा न्यूक्लियस आता है ना, तो वो उस सेल को थोड़ा सा बल्जिंग बना देता है। हुआ क्लियर, इसीलिए न्यूक्लियस क्या है, वैसे तो लाई करेगा कहाँ, सेंटर में, उसके कारण हमें एक बल्ज देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद हो जानी चाहिए कि स्क्वैमस टिश्यू हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, बिल्कुल अच्छे से याद हो जानी चाहिए। डेट इज कहाँ पे, लंग की एल्वियोलाई के अंदर। मैंने आपको बताया कि बेसिकली एक्सचेंज में मदद कर रही है, हमारे पास फिल्टर की तरह काम करती है। स्क्वैमस मेम्ब्रेन होती है, स्क्वैमस एपिथेलियल मेम्ब्रेन जो होती है वो फिल्टर की तरह काम करती है। तो आपको पता है बाहर से जो भी गैस आती है उसमें से हम O2 को अंदर भेज देते हैं और CO2 को बाहर निकाल लेते हैं। तो सेलेक्टिवली परमिएबल का है, बोले तो O2 को अंदर भेज रही है और CO2 को ले रही है। क्या एल्वियोलाई के अंदर, लंग्स के अंदर यही काम होता है ना। तो एक तो कहाँ प्रेजेंट है, एल्वियोलाई के अंदर, दूसरी कहाँ प्रेजेंट है, ब्लड की कैपिलरीज के अंदर, तीसरा बाउमेंस कैप्सूल, बक्कल कैविटी और स्किन। अब आप बोलोगे मैम स्किन में स्क्वैमस कैसे है, मैंने आप लोगों को बताया था स्किन में स्क्वैमस कैसे है, हमने पढ़ी थी स्ट्रेटिफाइड वाली स्क्वैमस है, स्ट्रेटिफाइड विद कैरेटिनाइज्ड, कैरेटिन लेयर भी प्रेजेंट है उनमें, है ना। तो हमने देखा स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ कहाँ है, बिल्कुल अभी के अभी याद करके जाएंगे हम, कहाँ कहाँ है। सबसे पहली चीज मैम, ये लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है वहां होती है। मैम जो ब्लड की कैपिलरीज होती है, आपको पता है कैपिलरीज क्या होती है, आपको पता है ब्लड
जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है हमारे पास, एक वेसल होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? आर्टरी। मान लो ये हमारे पास क्या हो गया, कोई एक टिश्यू हो गया, टिश्यू ने ऑक्सीजन का यूज करके CO2 छोड़ दी, उस CO2 लेके को वापस लेके जाने वाली क्या हो गई? वेन। आपको पता है अच्छा ब्लड कौन ला रही है? आर्टरी। ऑक्सीजनेटेड या फिर प्योर ब्लड कौन ला रही है? आर्टरी, है ना। इम्प्योर ब्लड या फिर CO2 वाला ब्लड कौन लेके जा रही है? वेन। तो जैसे ही आर्टरी आके छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाती है, उन्हें क्या बोला जाता है? कैपिलरीज, ताकि उन ब्लड वेसल से जो ब्लड आया है उससे हमारे पास ऑक्सीजन आराम से टिश्यूज के पास पहुंच सके। वैसे छोटी छोटी छेदों वाली पतली सी बना देते हैं, उन्हें बोला जाता है कैपिलरीज। तो कैपिलरीज, पहली चीज हमने क्या पढ़ी? लंग की एल्वियोलाई के अंदर स्क्वैमस एपिथेलियम है। दूसरा हमने क्या पढ़ा? दैट इज द ब्लड कैपिलरीज के अंदर हमारे पास स्क्वैमस एपिथेलियम है। तीसरा हमने क्या पढ़ा? बाउमेंस कैप्सूल। अब आप बोलोगे मैम ये कहाँ होता है? ये होता है हमारे पास किडनी के अंदर। किडनी के अंदर किडनी की जो एक सेल होती है उसे बोलते हैं नेफ्रॉन। उसके अंदर जो मेन स्ट्रक्चर होता है बाउमेंस कैप्सूल, जहां से हम क्या करते हैं? ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर जो भी चीजें हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं। हमारी जो नेफ्रॉन, उसे क्या बोला जाता है? बाउमेंस कैप्सूल। थर्ड वन इज द बक्कल कैविटी। फोर्थ वन इज द स्किन। स्किन में हम पढ़ के आए हैं केराटिन वाला स्ट्रेटिफाइड लेयर होती है। तो हमने पढ़ लिया है कि स्क्वैमस एपिथेलियल मेम्ब्रेन, स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ देखने को मिलेगा? हुआ याद? फिर रिवाइज कर रहे हैं हम, कहाँ देखने को मिलेगा? एल्वियोलाई ऑफ लंग, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कहाँ देखने को मिल रहा है? ब्लड कैपिलरीज। तीसरी चीज बाउमेंस कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन या फिर किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है उसके अंदर। थर्ड वन इज द बक्कल कैविटी। दिस इज द बक्कल कैविटी, इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे जो स्क्वैमस एपिथेलियम है वो कैसा है? स्ट्रेटिफाइड है, लेकिन केराटिन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? स्किन में। ठीक है, तो हमने लोकेशन ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम कर लिया है। तो आपको पता है स्क्वैमस एपिथेलियम किसकी तरह काम कर रहा है? बैरियर की तरह काम कर रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर रहा है, उसको अंदर की सेल्स को बचा रहा है। बोले तो आपको पता है स्किन, जो हमारे पास स्किन है वो वियर और टियर से, मतलब चोट से या फिर इंजरी से बचाती है। आपको पता है सेलेक्टिवली चीजें आर पार की जाती है, इसीलिए ये फिल्ट्रेशन की तरह भी काम करती है। कौन? स्क्वैमस मेम्ब्रेन, स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं? कोलमनर। ये हमने पढ़ लिया है कि लंबी लंबी पिलर लाइक सेल्स होती हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो बेस पे प्रेजेंट होता है। और अब आप देखोगे कि ये कहाँ कहाँ लाई करती है। मैंने आपको बताया इसकी लोकेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकेशन याद करनी है हर टिश्यू की। तो आपको पता है जो ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये स्टमक में देखने को मिलेगा। पहली चीज स्टमक में, दूसरी चीज इंटेस्टाइन में, तीसरी चीज ग्लैंड्स में, एंड द फोर्थ वन इज द एपिग्लोटिस की कवरिंग में। मेन ये तीन तो याद रखने ही रखने हैं। कहाँ कहाँ? सबसे पहली चीज स्टमक में, है ना। दूसरी चीज कहाँ? ग्लैंड्स पे। ओ एक स्किप कर गई मैं, इंटेस्टाइन पे। स्टमक के साथ इंटेस्टाइन कर लो। एंड थर्ड वन इज द ग्लैंड। आपको लोकेशन बोले तो साइट पता लग गई है कि कहाँ पे हमें कोलमनर एपिथेलियम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इसका काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। आपको पता है इंटेस्टाइन में हमारे पास मैक्सिमम खाने की एब्जॉर्प्शन होती है। जो भी हमने खाना खाया उसको तोड़ फोड़ के लास्ट में एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन में मैंने बताया सबसे बाहर एपिथेलियम होता है। वो भी कौन सा होता है? दैट इज कोलमनर, जिसका काम क्या है? एब्जॉर्प्शन का। तो ऑब्वियसली आपको पता है इंटेस्टाइन का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन का है। तो मैं ऐसे ही एपिथेलियम की रखूंगी जिसका काम क्या हो? एब्जॉर्प्शन का हो। अब मैं फिल्ट्रेशन वाला एपिथेलियम रख दूं तो उसका कोई फायदा है नहीं, तो वहां फिल्टर तो करना ही नहीं। वहां पे मेरा काम क्या है? जो गट में चीजें आ रही हैं, जो काम की चीजें, उन्हें एब्जॉर्ब कर लूं। तो इसीलिए मैं वहां पे एब्जॉर्प्शन वाला एपिथेलियम रखूंगी। उसका नाम क्या है? कोलमनर एपिथेलियम। ग्लैंड्स के अंदर कौन सा होता है? सिक्रीशन करता है। ठीक है, आपको पता है एपिथेलियम है तो प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह तो काम करेगा ही करेगा। हुआ क्लियर? तो अब हमने क्या कर लिया है? स्क्वैमस एपिथेलियम में और कोलमनर एपिथेलियम में डिफरेंस भी क्लियर कर लिया है। हुआ क्लियर? चलिए
नेक्स्ट फिफ्थ वन इज द ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर मतलब ऐसी कोलमनर सेल्स जो मॉडिफाई हो चुकी है, अब ग्लैंड्स की तरह काम कर रही है। ग्लैंड्स की तरह काम करना मतलब केमिकल को सिक्रीट कर रही है, तो उन्हें क्या बोल देंगे? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अगर हमारे पास एपिथेलियम है नॉर्मल, उसके ऊपर सीलिया आ जाए तो उसे हम क्या बोल देते हैं? सीलिएटेड एपिथेलियम। ये नॉर्मल हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने आउट ग्रोथ कर ली है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से देखने को मिल रहे हैं, थ्रेड लाइक आउट ग्रोथ देखने को मिल रही है। आउट मतलब बाहर की तरफ, ग्रोथ मतलब ग्रो हुए हैं, उन्हें क्या बोला गया? सीलिया। इसीलिए हमने इसको क्या बोला गया? इसीलिए हमने इसे क्या बोल दिया? सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम का काम क्या है? रिदमिक कॉन्सर्टेड बीटिंग ऑफ द सीलिया। आपको पता है अगर मैं ये ऐसे मूव कर रहे हैं, मैं ये ऐसे मूव कर रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा, कोई हेल्प नहीं होगी, तो फायदा ही नहीं है सीलिया होने का। जब ये एक डायरेक्शन में मूव करेंगे ऐसे, लाइक ऐसे, है ना, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये इस सामान को इस तरफ धकेल रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब इनकी कैसी कॉन्ट्रैक्शन होगी? रिदमिक, और एक ही डायरेक्शन में इनकी क्या होगी? बीटिंग होगी। तो उसके कारण इन वन डायरेक्शन, तो ये क्या करेंगे? मूवमेंट में मदद करेंगे। इसीलिए मैंने बताया था कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट इन ओविडक्ट, सबसे पहला एग्जांपल, जहाँ पे हमें सिलिएटेड ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब, जिसका काम क्या है? हमारे ओवा को आगे की तरफ धकेल देना। आगे की तरफ बोले तो कहाँ की तरफ? दैट इज यूट्रस की तरफ, है ना। मेन जो फंडस है, मेन जहाँ पे जाके इम्प्लांटेशन होगा वहां की तरफ, और बहुत सारी जगह हमारे पास सिलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिलता है। अब बेसिक फंक्शन क्या है मूवमेंट का? किसका? सिलिएटेड एपिथेलियम का। तो अब हमारा सिलिएटेड एपिथेलियम बोले तो हमारा एपिथेलियल टिश्यू अब डन हो चुका है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं मस्कुलर टिश्यू पे। मस्कुलर टिश्यू मसल बना रहे हैं। मैंने आपको बताया था 3 तरीके की हमने मसल बांटी। पहली जो हार्ट की मसल है ना, स्पेशली कर दिया। हार्ट का काम तो बहुत एंटिक है, तो इसीलिए हमने हार्ट की मसल्स को अलग ही कर दिया। फिर हमने कहा जितनी भी बॉडी में मसल बची है उनको 2 पार्ट में बांट दिया। एक तो ऐसी जो मेरी मनमर्जी के अकॉर्डिंग काम करेगी, एक ऐसी जो मेरी सुनती नहीं, करती रहती है अपना काम, उसे करना है तो वो करेगी। दैट इज द, जो मेरी मर्जी से करेगी उन्हें क्या बोला गया? वॉलंटरी मसल्स। जो मेरी मर्जी से नहीं करेगी उन्हें इनवॉलंटरी बोला गया या फिर स्मूथ बोला गया। हुआ क्लियर? चलिए अब देखो, मसल जो टिश्यू है या फिर इसका काम क्या है? ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, किस चीज की बनी हुई है? मसल सेल्स की बनी हुई है। मसल सेल्स कैसी होती है? लंबी लंबी फाइबर जैसी होती है। आप ये देखोगे फाइबर से जैसे ना धागे से पड़े हुए हैं, उस तरीके की दिखेगी, है ना। अब आप देखोगे जैसे ही आप आपकी बॉडी की मूवमेंट करते हो तो जो हमारी मसल्स होती है वो क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होती हैं। अब जैसे ही मैंने ऐसे मूवमेंट की तो मेरी ये मसल्स, जो बाइसेप्स की मसल है, इन्होंने क्या किया? कॉन्ट्रैक्शन किया। जैसे ही मैंने इसे रिलीव किया तो ये क्या हो गई? रिलैक्स हो गई, है ना। तो आपने क्या देखा? जो मस्कुलर टिश्यू आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और रिलैक्स हो रही है, तो इसीलिए हमने क्या बोला गया? मस्कुलर टिश्यू को कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू बोल दिया गया। ठीक है, क्या बोल दिया गया? कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू बोल दिया गया। इसकी सेल्स कैसी होती हैं? एक तरीके की फाइबर लाइक, थ्रेड लाइक देखने को मिलती हैं, है ना, लंबी लंबी होती हैं, मसल फाइबर्स की बनी होती हैं। ठीक है, ये हो गई क्लियर। जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसका काम है। ठीक है, बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बने हुए होते हैं, है ना, ये सेल्स, जिसके अंदर क्या होती है? एक्टिन और मायोसिन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन कौन से हैं? दैट इज एक्टिन, मायोसिन, ये मेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है ना। और भी है, ये 2 मेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती हैं। अब आपको कहा मैंने लोकेशन मतलब कहाँ प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हमने 3 तरीके से बांटा हमारी मसल्स को। एक तो कार्डियक, कार्डियक माने हार्ट में प्रेजेंट है। दूसरी स्मूथ बोले तो विसरा में प्रेजेंट है। स्ट्राइटेड बोले तो हमारे पास स्केलेटल फ्रेमवर्क में देखने को मिलेगी, है ना। हाथ में, पैरों में ये जो मसल्स देखने को मिल रही हैं, इन्हें क्या बोला गया? दैट इज द स्ट्राइटेड मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या बोला गया? जो विसरे में प्रेजेंट है। विसरा बोले तो जैसे गट में प्रेजेंट है या फिर कोई ऐसे ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, उन्हें बोला गया स्मूथ मसल, स्मूथ
मसल। हुआ क्लियर? चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्राइटेड मसल के बारे में। स्ट्राइटेड को हम बोलते हैं स्ट्राइटेड, स्ट्राइशंस प्रेजेंट है। स्ट्राइशंस मतलब ऐसे डार्क, लाइट, डार्क ऐसे बैंड्स देखने को मिल रहे हैं, उन्हें हमने क्या बोल दिया गया? दैट इज नोन एज स्ट्राइशंस। स्ट्राइप्ड भी उसे ही बोला गया। स्केलेटल मसल होती है, बेसिकली हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो उसके अंदर जो मसल देखने को मिलती है दैट इज द, कौन सी है वो हमारे पास? स्केलेटल मसल। कौन सी है? स्केलेटल मसल है। मैंने आपको बोला कि हम हमारे हैंड्स को मूवमेंट, लेग्स को मूवमेंट हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग देते हैं, तो हमारी वॉलेंटरीली काम करती हैं ये मसल, हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, तो इसीलिए क्या बोला गया? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? स्वेच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार काम करे, तो उसे क्या बोला? वॉलेंट्री मसल्स। हमने स्ट्राइटेड मसल को क्या क्या बोला? हमने स्ट्राइटेड मसल को स्ट्राइप्ड मसल बोला, हमने स्ट्राइटेड मसल्स को स्केलेटल मसल बोला क्योंकि ये क्या बोलती है? हमारे बेसिक स्केलेटल फ्रेमवर्क में प्रेजेंट होती है। तीसरा हमने क्या बोला? हमारी इच्छा के अनुसार काम कर रही है, तो हमने इसका नाम क्या रख दिया? वॉलेंट्री मसल। हुआ क्लियर? क्योंकि पूरा का पूरा मसल फाइबर क्या है? अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड से बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? स्ट्राइप्ड मसल। बोले तो उसके अंदर क्या है? स्ट्राइशंस है, या फिर हम कह सकते हैं क्या प्रेजेंट है? बैंड्स प्रेजेंट है। मैंने आपको जैसे कि अभी यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा रखा है, ये डार्क बैंड है, ये लाइट है, फिर ये डार्क है, फिर ये लाइट है, फिर ये डार्क बैंड है। इस तरीके से जो स्ट्राइशंस है उनके होने के कारण इस मसल का नाम ही क्या रख दिया गया? स्ट्राइटेड मसल या फिर स्ट्राइप्ड मसल। अब आप देखोगे कि बेसिकली जो हमारे पास ये है किससे अटैच है? ये जितनी भी मसल है ये बोन से अटैच है, इसीलिए हमने इसे स्केलेटल मसल बोला। क्यों? क्योंकि आपने देखा है हमारा स्केलेटल फ्रेमवर्क, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू दो चीजों का बना है। कौन सा? बोन या कार्टिलेज। तो अगर ये बोन से कनेक्टेड है तो इसीलिए हमने इन मसल्स को क्या बोला गया? स्केलेटल मसल्स बोल दिया गया। क्यों? क्योंकि इनका काम क्या है? बेसिक बॉडी की मूवमेंट्स में मदद कर रहे हैं। ठीक है। अब वही वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मतलब हमारी इच्छा के अनुसार, विल माने इच्छा, तो हमारी इच्छा के अनुसार काम कर रही हैं, इसीलिए हमने इन मसल्स का नाम वॉलेंट्री मसल्स रख दिया। हुआ क्लियर? चलिए, जो स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, नॉन टेपरिंग होते हैं, मतलब ऐसे बंद हुए हुए एंड्स नहीं होंगे, खुले एंड्स होंगे, नॉन टेपर्ड होते हैं, सिलेंडर की तरह होते हैं, कोई भी ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलती। इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। एक सेल के अंदर मोर देन 1 न्यूक्लियाई देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये बात याद रखनी है। क्या है ये? मल्टी न्यूक्लिएटेड। एक मसल सेल्स जो होती है वो उसके अंदर, अब मान लो कोई भी मस्कुलर एक सेल है, ठीक है, मैंने बोला कि मस्कुलर टिश्यू मस्कुलर सेल्स का बना हुआ है, तो उस सेल के जो मेम्ब्रेन है उसे क्या बोलेंगे? ये न्यूक्लियस हो गया। उस सेल के सार्कोलेमा, सार्कोलेमा पर्टिकुलर नाम दे दिया हमने किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। कोई भी मस्कुलर सेल हमें देखने को मिलेगी, अगर उसकी मेम्ब्रेन होगी तो उसको, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। उसके अंदर के साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म। आपको पता है हमारे सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो मसल सेल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलेंगे? दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना? हुआ क्लियर? तो हमने देखा हमारे स्ट्राइटेड मसल के बारे में कि हमने स्ट्राइटेड मसल को अलग अलग नाम क्यों दिए, ठीक है। और जो मसल सेल्स होती हैं उनकी पर्टिकुलर नाम हो जाता है। अगर उसकी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सार्कोलेमा, उसके साइटोप्लाज्म को बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
मैंने क्या बताया कि हमारे पास जो स्ट्राइटेड मसल होती हैं वो स्ट्राइप्ड क्यों बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर एक के बाद एक लाइट या डार्क बैंड देखने को मिलते हैं, इसीलिए बैंड्स देखने को मिल रहे हैं। कैसी अपीयरेंस आ रही है, स्ट्राइटेड अपीयरेंस आ रही है, स्ट्राइसल्स देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए उसे स्ट्राइप्ड मसल बोलते हैं। बोल तो स्ट्राइटेड मसल बोलते हैं। हमारी इच्छा के अनुसार काम कर रही है, इसीलिए हम उसे वॉलंटरीली मसल भी बोलते हैं। बेसिकली हमारे स्केलेटल, हमारे ढांचे से, हमारी बॉडी के ढांचे से जुड़ी हुई है, बोले तो बोन से या कार्टिलेज से जुड़ी हुई है, इसीलिए इसे स्केलेटल मसल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्केलेटल मूवमेंट में भी इन्वॉल्व होती है। हुआ क्लियर यहाँ तक? बिल्कुल। चलिए अब आप देखोगे, मैंने एक चीज और बताई कि जो हमारे पास स्केलेटल मसल है, स्ट्राइटेड मसल है, ये कैसी होती हैं, ये इनके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, इनके एंड आपस में से जुड़े हुए नहीं होते, टैपरिंग मतलब तीखे से नहीं होते हैं। ये क्या होती है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलता है ना। चलिए अब आप देखोगे जो इसके न्यूक्लियाई होते हैं, बेसिकली मैंने बताया कि ये कैसी है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और जो इसके न्यूक्लियाई होते हैं वो ऐसे मानो ये सेल है तो इसके एकदम बीच में ना होके पेरिफ्री में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? पेरिफेरल पोजीशन में। पेरिफेरल पोजीशन में जस्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके जस्ट नीचे। किसके नीचे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैंने स्पेशल नाम बताया, मसल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। ठीक है, क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। अब आप देखोगे सार्कोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल, उसके अंदर अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट है जिनका काम क्या है कि वो उस सेल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे और रिलैक्स करवाएंगे। अब कोई ऐसे नॉर्मल है, मैंने ऐसे कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट हो गई फिर रिलैक्स हो गई, है ना। ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट है तभी तो वो सेल ऐसा काम कर पा रही है। क्या कैसा काम कर पा रही है? कॉन्ट्रैक्शन का। हुआ क्लियर? तो आप देख पा रहे हो स्पेशली जो कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स है उन्हें क्या बोला गया? मायोफाइब्रिल्स या फिर सार्कोस्टाइल्स। हुआ क्लियर? नेक्स्ट आप देखोगे जो स्ट्राइटल मसल्स है वो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? टंग में, क्योंकि हमारी टंग हम जो बोलना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग बोलती है, हमारे फेरिंक्स के अंदर, हमारे डायफ्राम के अंदर, और अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस में। ये क्या होती है, इनका नाम स्पेशल क्यों बताया गया? ये विसरल स्ट्राइटेड मसल है। बोले तो हमारे विसरा में प्रेजेंट है लेकिन हमारे इच्छा के अनुसार काम कर रही है। वो क्या क्या है? हमारी जीभ, हमारी टंग, हमारा गला, फेरिंक्स। मैं बोलना नहीं चाह रही, मेरे फेरिंक्स के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हुई, है ना। अब मैं बोलना नहीं चाह रही, मैं चुप हो जाती हूँ तो मेरी जीभ भी मूवमेंट करना रोक देती है। तो हमने क्या देखा कि ऐसे विसरल ऑर्गन्स जहाँ पे, ऐसे विसरा के पार्ट जहाँ पे हमारी वॉलेंट्री मसल प्रेजेंट है वो कौन कौन सी है? ये क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना। क्या क्या है? सबसे पहली टंग है, दूसरा फेरिंक्स है, तीसरा डायाफ्राम है। मैं से मेरा मन कर रहा है मैं सांस ना लूं तो मेरे डायफ्राम के अंदर कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है? स्ट्राइटेड मसल। और आप देखोगे इसोफेगस माने फूड पाइप, फूड पाइप का ऊपर का हिस्सा जो होता है वहां भी हमारे पास वॉलेंट्री मसल देखने को मिलती है। ऐसा विसरल ऑर्गन जहां वॉलेंट्री मसल देखने को मिले वो कौन कौन से हैं? पहली चीज टंग, दूसरी चीज फेरिंक्स, तीसरी चीज अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस। हुआ क्लियर? तीसरी चीज क्या बोली? अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस। चलिए नेक्स्ट, इनका काम क्या है? स्ट्राइटेड मसल का काम क्या है? स्ट्राइटेड मसल्स आपको पता है पावरफुल मसल्स होती हैं। कैसी मसल्स होती हैं? पावरफुल मसल होती हैं, बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, ठीक है। ये आसानी से क्या हो जाती हैं? थक जाती हैं, क्योंकि ये क्या होती है? बहुत ज्यादा काम करने पे ये क्या हो जाती है? थक जाती हैं, तो इन्हें रेस्ट भी चाहिए होता है। आप देखोगे किसी दिन आप जिम में जाओगे और करके आओगे बहुत ज्यादा बाइसेप्स करूंगा, अब तो डोले शोले बनाऊंगा, तो उसके बाद आप देखोगे कि आपकी ये चीजें दुखने लग जाती हैं। वो कौन सी मसल्स होती है? स्ट्राइटेड या फिर वॉलंटरी मसल्स होती हैं। उन्होंने, वो पावरफुल तो होती है, वो काम तो बहुत ज्यादा हैवी कर लेती हैं, ठीक है, लेकिन वो काम जल्दी जल्दी भी कर लेती है, लेकिन वो थक भी जाती हैं, समझे। तो यही पहली लाइन बोली गई है कि जो हमारे पास स्केलेटल मसल है वो क्या है? पावरफुल है, रैपिड फास्ट फास्ट कॉन्ट्रैक्शन भी कर रही है, फास्ट फास्ट कॉन्ट्रैक्शन भी कर रही है ना। चलिए
हमने क्या कहा कि हमारे पास रैपिड कॉन्ट्रैक्शन भी कर रही है और फास्ट काम भी कर रही है, पावरफुल काम भी कर रही है, लेकिन थक भी जाती है। सून गेट टायर्ड, अगर कोई चीज थक जाती है तो उसे रेस्ट की जरूरत होती है। तो इसीलिए हमारी स्ट्राइटेड मसल्स को रेस्ट भी चाहिए होता है। चलिए, स्ट्राइटेड मसल का काम क्या होते हैं? ये लोकोमोशन का काम करती है। लोकोमोशन आपको पता है, बेसिकली आपकी लेग्स में क्या होती है? स्केलेटल मसल्स होती हैं, बोले तो स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं। उन्हीं के कारण आप एक जगह से दूसरी जगह अपनी जो पोजीशन होती है वो चेंज कर पाते हो, अपनी प्लेस चेंज कर पाते हो। आपको लोकोमोशन और मूवमेंट में कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल इजीली बताती हूँ। लोकोमोशन आपको पता लग रहा है, लोको मतलब लोकेशन। अगर लोकेशन चेंज होगी तो उसे क्या बोल देंगे? लोकोमोशन। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैंने अपना हाथ, मैंने जस्ट ऐसे आइज की मूवमेंट इधर से उधर की, दिस इज नोन एज मूवमेंट। मैं यहाँ खड़ी थी, मैं यहाँ से यहाँ आ गई, मैंने अपनी लोकेशन चेंज की, दैट इज लोकोमोशन। हुआ क्लियर? तो स्ट्राइटेड मसल का काम क्या है? हमारे लोकोमोशन में हेल्प करती है और बहुत सारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स में भी मदद करती है। हुआ क्लियर? ये हमने किसके बारे में पढ़ा? स्ट्राइटेड मसल के बारे में, वॉलेंट्री मसल के बारे में, बोले तो स्केलेटल मसल के बारे में। तो नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द स्मूथ मसल। स्मूथ मसल को अनस्ट्राइटेड बोले तो इसके अंदर स्ट्राइशंस या फिर अल्टरनेट लाइट डार्क बैंड्स नहीं होंगे। ये क्या होंगे? ये विसरा में प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए हम इन्हें विसरल मसल बोलते हैं। ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, अपना काम करती है तो करती रहती है, इसीलिए इन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। हुआ क्लियर? ये बेसिक हमने पढ़ लिया है। स्मूथ मसल्स भी बंडल्स के रूप में या फिर शीट्स के रूप में प्रेजेंट होती हैं। ये कैसी होती हैं? इनके टैपरिंग एंड्स होते हैं, इसीलिए हम इसे फ्यूजिफॉर्म या फिर स्पिंडल शेप्ड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला? जो स्मूथ मसल के फाइबर्स हैं या जो स्मूथ मसल की सेल्स हैं, हमने उन्हें स्पिंडल शेप्ड सेल भी बोल दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर कैसे होते हैं? टैपरिंग होते हैं, ये लंबी होती हैं। समझे? ये क्या होते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड होती है। हुआ क्लियर? इनके अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, जबकि हम पढ़ के आए हैं जो हमारे पास स्ट्राइटेड मसल होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और उनके न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जस्ट बीनीथ द सार्कोलेमा, है ना। इसमें जो न्यूक्लियस है वो कहाँ होगा? सेंटर में प्रेजेंट होगा और कैसा होगा? सिगार शेप्ड। सिगार शेप्ड आपने देखी होगी कि सिगार की शेप कैसी होती है ना। वो बड़े बड़ी मूवीज में नहीं दिखाते, पुरानी मूवीज में मोस्टली देखने को मिलती है कि जो हमारे पास ब्रिटिशर्स थे वैसे ऐसे राउंड से शिगार को ऐसे फूकते हैं, ऐसे मोटी मोटी, दैट इज द शिगार। उस शेप के हमें न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। वो भी कहाँ प्रेजेंट होंगे? जस्ट इन सेंट्रली लोकेटेड होंगे। एक ही न्यूक्लियस होगा, इसीलिए क्या बोला गया? यूनी न्यूक्लिएटेड सेल। बजाय कि स्ट्राइटेड सेल्स हमने क्या देखी थी? स्ट्राइटेड जो मसल थे वो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स थी, है ना। इसके अंदर जो पतले पतले कॉन्ट्रेक्टाइल थ्रेड्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? मायोफाइब्रिल्स। वो कैसे होते हैं? मान लो पूरी सेल है, इस पूरी सेल के अंदर से लंबे लंबे क्या होंगे? मायोफाइब्रिल्स अरेंज होंगे। ये जो हम देखते हैं स्मूथ मसल्स हमें कहाँ मिलेगी देखने को? बेसिकली जो हमारी गट है पूरी होलो विसरा है, तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है? हमारी स्मूथ मसल। वही बोला गया है कि स्मूथ मसल फाउंड इन द वॉल ऑफ द होलो विसरल ऑर्गन। होलो विसरल ऑर्गन, विसरा जो अपना काम खुद करते हैं, ठीक है। कहाँ नहीं दे? एक्सेप्ट हार्ट, क्योंकि हमने हार्ट की मसल्स को अलग से क्लासिफाई कर दिया, दैट इज द कार्डियक मसल। अब ये होलो विसरा में होती है, इसीलिए हम इन्हें विसरल मसल बोल देते हैं। हुआ क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ द स्मूथ मसल। स्मूथ मसल क्या होती है? डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, इसीलिए हमने इन्हें क्या बोला गया? इनवॉलेंट्री मसल बोल दिया। इसीलिए हमने इन्हें क्या बोला गया? इनवॉलेंट्री मसल बोला गया स्मूथ मसल्स को। ये देखो यही कहा है, स्मूथ मसल आर द इनवॉलेंट्री मसल्स, क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार काम
नहीं करते। आप देखोगे कि आप खाना अपने जैसे ही माउथ में इनटेक किया, जैसे वो यहाँ गया, उसके बाद आपको पता नहीं होता कि वो डाइजेस्ट कर रहा है नहीं। अगर आप सोचोगे नहीं तो डाइजेस्ट मत कर, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो स्मूथ मसल है, वो अपना काम खुद करेगी, आपके सोचने से काम नहीं करेगी, समझे। वैसे ही बोला गया कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर या फिर पूरी गट के अंदर, बोले तो पूरी जीआईटी के अंदर हमारे पास क्या होती है, हमारे पास स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। स्मूथ आर द इनवॉलेंटरी मसल्स, ये अपने आप अपना काम करेंगे, आपको पता है, ऐसे ऐसे करके मूवमेंट करती रहती है, जिसके कारण खाना आगे आगे जाता रहता है। हुआ क्लियर। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती हैं, स्लोली करती हैं, बजाय कि हमारे पास स्ट्राइटेड मसल थी वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, रैपिड कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं बहुत धीरे और लंबे समय के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है। इसी के कारण स्मूथ मसल का किसमें हेल्प करती हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में। आपको पता है ये एक स्पेशल तरीके की मूवमेंट देखी जाती है हमारे गट के अंदर, दैट इज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, दैट इज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आपको पता है, अब जैसे ही मानो ये हमारे पास लंबी ट्यूब जा रही है, ये वाला पार्ट जो है उसने ऐसे धीरे से कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, फिर ये धीरे धीरे रिलैक्स होगा, फिर ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस मूवमेंट को बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, दिस इज मूवमेंट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल, बोले तो सॉरी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। किसके अंदर है ये, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। हुआ क्लियर, हुआ क्लियर, ठीक है। ये एक पूरी रिदम में काम करती है। हाँ, अभी इस पार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो अभी ये रिलैक्स हो रहा है, तो अभी ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर ये रिलैक्स होगा तो आगे वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा। पूरा रिदम में आगे की तरफ ये कॉन्ट्रैक्शन चलती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन चलेगी, फिर रिलैक्सेशन चलेगी। आप देखोगे ऐसी वेव लाइक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किसके अंदर होती है, हमारे जीआईटी के अंदर होती है। मेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर भी सेम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखने को मिलेगी। कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो स्मूथ मसल क्या होते हैं, कुछ ऑर्गन्स लगातार स्मूथ मसल्स के कारण कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सट्रूसिव मूवमेंट, एक्सट्रूसिव मतलब एक्सट्रैक्ट कर देना, बाहर निकाल देना, ठीक है। वो क्या, जैसे आप देखोगे यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, आपको पता है यूरिन जाके स्टोर होता है, फिर जैसे ही वहां की मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो यूरिन को बाहर निकाल देंगे, एक्सक्रीट कर देंगे, इसीलिए एक्सट्रूसिव मूवमेंट बोला गया। आप जैसे ही देखोगे, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर का एग्जांपल। आप देखोगे हमारे पास जो चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन होता है, जहां पे बच्चा होता है, दैट इज द यूट्रस। जैसे ही यूट्रस की मसल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होती है, बच्चा बाहर आने लग जाता है। तो इसे ऐसी मूवमेंट्स क्या होती है, एक्सट्रूसिव मूवमेंट्स। हुआ क्लियर। तो हमारे पास स्मूथ मसल ने एक्सट्रूसिव मतलब बाहर निकालने वाली मूवमेंट की, वो कहाँ कहाँ हो रही है, वो हमारे पास हो रही है यूरिनरी ब्लैडर में, हमारे पास कहाँ हो रही है, यूट्रस में हो रही है, ठीक है, गोल ब्लैडर में हो रही है ना, क्योंकि गोल ब्लैडर से हम बाइल जूस को सिक्रीट करवाते हैं, ठीक है। और मैम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पूरी गट के अंदर हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिल रही है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखने को मिल रही है ना। तो ये फंक्शंस पढ़ लिए हमने किसके, स्मूथ मसल की। चलिए नेक्स्ट इज द कार्डियक मसल। ये क्या है, ये बहुत स्मूथ और स्ट्राइटेड। स्मूथ मतलब आपको पता है स्मूथ, स्ट्राइटेड मतलब स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड मतलब स्ट्राइशंस है, अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड देखने को मिलेंगे, लेकिन ये इनवॉलेंटरी भी है। बोले तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके हैं, कुछ हमारे पास उसके हैं, इसीलिए हमने इसको एक अलग ही ग्रुप दे दिया, दैट इज द कार्डियक मसल। जो क्या है, स्मूथ है, बोले तो इनवॉलेंटरी है, और साथ के साथ कैसे है, स्ट्राइशंस प्रेजेंट है, अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड देखने को मिलते हैं। इसके अंदर स्पेशल चीज क्या है, इसके जो फाइबर्स होंगे वो कैसे होंगे, ब्रांच्ड होंगे, और जो ब्रांचेस होती हैं वो एक दूसरे से ज्वाइन होकर एक नेटवर्क बनाती हैं, एक तरीके का नेटवर्क या फिर मैशवर्क बनता है। जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है कार्डियक मसल का, उसके बीच में बहुत सारा लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। उस कनेक्टिव टिश्यू को खाना, ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है, छोटी छोटी
कैपिलरीज। अब आपको मैंने बोला कि जो हमारे पास कार्डियक मसल है वो स्ट्राइटेड है, तो इसका मतलब बैंड्स प्रेजेंट होंगे, अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। हुआ क्लियर? ये क्या होते हैं, डार्कली स्टेन्ड बैंड्स होते हैं किसके ऊपर, कार्डियक मसल के ऊपर। इसे क्या बोला जाता है, इंटरकैलेटेड इंपल्स। वो क्यों बोला गया, इसके अंदर डेंसली स्टेन्ड क्रॉस बैंड्स देखने को मिलेंगे, इसीलिए इंटरकैलेटेड इंपल्स देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है हार्ट ही होता है, जो आपको पता है हार्ट की खुद की मसल होती है जो उसके कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करती है। हुआ क्लियर? कार्डियक मसल क्या कहाँ प्रेजेंट होंगी, सिर्फ हार्ट की वॉल में, सिर्फ हार्ट की वॉल में क्या प्रेजेंट होती है, कार्डियक मसल्स। इंटरकैलेटेड का मतलब क्या होता है, जैसे ही मानो मेरे हार्ट, पूरा हार्ट है, ये मानो मेरा पूरा हार्ट है, मेरे इस पार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू किया तो ये धीरे धीरे करके पूरे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन फैल जाती है ड्यू टू दिस इंटरकैलेटेड डिस्क्स, बोले तो इंटरकैलेटेड इंपल्स। ठीक है, आपस में कैलेट हुई है, इंपल्स को बूस्ट कर रही है। हुआ क्लियर? कार्डियक मसल। अब हम देखते हैं कार्डियक मसल की फंक्शन। कार्डियक मसल क्या करती है, बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है। कितनी फास्ट, आपको पता है लगभग 72 बीट्स पर मिनट, एक मिनट में 72 बार, बोल तो 72 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। एक रिदम में करती है, आपको पता है थकती नहीं है, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप खा रहे हो, चाहे आप भाग रहे हो, आपकी हार्ट की मसल लगातार कॉन्ट्रैक्ट करेगी। बोले तो टायरलेसली। क्या बोला गया, टायरलेसली, बिना थके, है ना। टायर माने थके, लेसली मतलब थकना है ही नहीं। पूरे जब तक आप जियोगे तब तक ये कार्डियक मसल्स अपना काम करती रहेंगी। हुआ क्लियर? चलिए, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है जब से आपका हार्ट बन चुका होता है। लगभग एम्ब्रियोनिक स्टेज में जैसे ही आपका हार्ट बना, आपके हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट, आपकी मसल्स ने, हार्ट की मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। चाहे वो कभी भी बना हो हार्ट, जब बनते ही तुरंत ही आपकी मसल्स काम करना शुरू हो जाती है और जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक ये अपना काम करती है। हुआ क्लियर? ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है हार्ट की मसल्स की, इसके कारण क्या हो रहा है, जो हार्ट के अंदर हमारे पास पूरा ब्लड आता है उसको वापस पूरी बॉडी में भेजने में मदद करती है। पंप, जैसे कि आप देखते हो कि हमारे जो आता है पानी टंकी में भरने के लिए हम क्या करते हैं, एक तरीके के मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो मोटर से हम टंकी में भर देते हैं, फिर वो टंकी से सारा पानी बाहर आगे की तरफ यूज कर लिया जाता है। तो अब वही बात है, हार्ट की जो मसल्स होती है, आपको पता है हार्ट में सारा ब्लड आके इकट्ठा हो गया मान लो, है ना। फिर आपको पता है हार्ट में एक तरफ आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी की पूरी बॉडी में भेजना है, तो बोले तो पूरी की पूरी बॉडी में पंप करना है। इसीलिए किसकी तरह काम करता है, पंप की तरह काम करता है। हुआ क्लियर? तो हमने हार्ट के बारे में क्या पढ़ा कि हार्ट लगातार बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है और कभी भी थकता नहीं है। ये जिस दिन थक गया उसका मतलब आपका काम खत्म, आपकी लाइफ गोन, है ना। चलिए, और हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारे पास हार्ट की मसल्स होती हैं उन्हीं के कारण हम पूरा ब्लड को हमारी पूरी बॉडी के अंदर भेज पाते हैं, बोले तो पंप कर पाते हैं। उसी के कॉन्ट्रैक्शन के, जितने जोर से आपका ऐसे हार्ट ऐसे धक धक करता है, इसके कारण जो आर्टरी है उससे जा रही है, उससे ब्लड जाता है। हुआ क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब हम देखेंगे, हमने मसल को 3 पार्ट में बांटा, 3 चीजों में क्लासिफाई किया। अब हम देख लेते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या है। स्मूथ मसल हमने पढ़ा है कि वो क्या होती हैं, नॉन स्ट्राइटेड, बदले तो अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। किसके अंदर, स्मूथ मसल के अंदर। कैसी होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है, टैपरिंग एंड्स होते हैं, है ना। नॉन ब्रांच, कोई ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलती। सेंटर में सिगार शेप का न्यूक्लियस होता है, कोई भी डिस्क ऐसी नहीं होती है, कोई ऐसे कनेक्शन नहीं होता है। हर सेल के बीच में
लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये कैसी होती है? इनवॉलेंट्री होती है, आपको पता है हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, स्लो वर्क करती है, इसीलिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में हेल्प होती है। इसीलिए क्या क्या कर पाता है? ये हेल्प नहीं होती, इसीलिए ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो कर पाती है। किसके अंदर? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। कैसी है? स्लो मूवमेंट शो करेगी। कॉन्ट्रैक्शन नॉट इनहेरेंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इनहेरेंटेड नहीं है। अब ये देखो, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मतलब हमारी वॉलेंट्री मसल है, सबसे बड़ी चीज। हमने ये चीज लिखी नहीं, इसमें लिख देते हैं, लिखी रखी है इनवॉलेंट्री, है ना। स्केलेटल स्ट्राइशंस, अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड देखने को मिलेंगे। सिलेंड्रिकल होती है, नॉन ब्रांच होती है। न्यूक्लियाई कहाँ होते हैं? पेरिफेरी पे, बोले तो जस्ट बिलो द सार्कोलेमा। और कैसे होते हैं? दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। कोई डिस्क नहीं होती है आपस में, ऐसे कोई कनेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होती है? नॉन ब्रांच होती है। वॉलेंट्री होती है, बहुत फास्ट काम करती है। कॉन्ट्रैक्शन नॉट इनहेरेंट, मतलब खुद ही इनहेरेंट कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट आप देखोगे कार्डियक माने हार्ट की मसल, स्ट्राइटेड होती है, अल्टरनेट लाइट डार्क बैंड होती है, सिलेंड्रिकल होती है, इसमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है। न्यूक्लिया इसमें सेंटर में होता है, इसमें इंटरकैलेटेड मतलब एक दूसरे से सेल्स जुड़ी हुई होती हैं। किसके थ्रू? इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू, जिसके कारण हमारे पास जो इंपल्स होता है किसका? कॉन्ट्रैक्शन का, वो एक सेल से दूसरी सेल में इजीली स्प्रेड हो जाता है। किसके अंदर देखने को मिलती है इंटरकैलेटेड डिस्क? सिर्फ हार्ट की मसल्स के अंदर। हुआ क्लियर? चलिए, ये कैसी होती है? इनवॉलेंट्री होती है। कैसी होती है? फास्ट होती है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन इनहेरेंट होती है, मतलब पैदा होते ही इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है। हुआ क्लियर? हमने अब मस्कुलर टिश्यू क्या कर लिया है? डन कर लिया है। हमने दो टिश्यू डन कर लिए हैं। सबसे बाहर वाला सिंपलेस्ट एपिथेलियम टिश्यू डन कर लिया है, दूसरा हमने मस्कुलर टिश्यू कर लिया है। दो टिश्यू बचे हैं, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू एंड द फोर्थ वन इज द नर्वस टिश्यू। चलिए हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का स्पेशल नाम से पता लग रहा है, कनेक्टिव मतलब कनेक्शन करना, कनेक्ट कर रहा है, एंकर कर रहा है, मतलब जोड़ के रख रहा है बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स को और बॉडी पार्ट्स को, है ना। तो अब वो देखते हैं कैसे कहाँ क्या कनेक्शन करवा रही है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसे क्लासिफाई किया गया है। अब देखो, टिश्यूज कैन कनेक्ट, बहुत से टिश्यू होते हैं जो बोन को, एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करते हैं। बहुत से टिश्यूज होते हैं जो मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं, है ना। ऐसे टिश्यूज जो बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं और मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं, हमने बोला था उन टिश्यूज को एरियोलर टिश्यूज, है याद? एरियोलर टिश्यूज, टेंडन्स और लिगामेंट्स, है ना। वो क्या थे? टेंडन्स और लिगामेंट्स। आपको पता है ये क्या होते हैं? एक तरीके के पैकिंग की तरह काम करते हैं किसी भी ऑर्गन के अराउंड, है ना। पैकिंग की तरह काम करते हैं ताकि ये, अब मानो जैसे ही मेरा कोई ऑर्गन है, उसके अराउंड कनेक्टिव टिश्यू है, तो बाहर के एरिया से, सराउंडिंग से उस ऑर्गन को कनेक्ट करवाने में मदद कर रहा है। क्या पता वो ऑर्गन अकेला उस सराउंडिंग से चीजें ले दे ना पाता, लेकिन वो उस कनेक्टिव टिश्यू के कारण क्या हो रहा है? उस आउटर सराउंडिंग से कनेक्ट हो पा रहा है, आउटर सराउंडिंग से लेन देन कर पा रहा है। हुआ क्लियर ये बात? पैकिंग वुड प्रिवेंट द ऑर्गन फ्रॉम गेटिंग डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी मूवमेंट। आपको पता है, आप कितना ही उछल लो, कितना ही डांस कर लो, आपकी किडनी, आपका हार्ट, आपके लंग्स नीचे नहीं गिर जाते। क्यों नहीं गिरते? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू ने उनको पकड़ के, उनको जकड़ के रखा हुआ है, इसीलिए। हुआ क्लियर? मेन फंक्शन क्या है कनेक्टिव टिश्यू का? बाइंड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना और पैक करके रखना। पैक मतलब हाँ मेरे लंग्स यही हैं तो यही रहते हैं, बोले तो ग्रेविटी के कारण नीचे नहीं जाते, मेरा ब्रेन ग्रेविटी के कारण नीचे नहीं धंसता। ये सब किसके कारण हो रहा है? ये सब हो रहा है कनेक्टिव टिश्यू के कारण। तो बेसिक फंक्शन क्या है कनेक्टिव टिश्यू के? पहला काम बाइंड मतलब पकड़ के रख रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, आपको पता है ऊपर रहने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, किसको? हर ऑर्गन को। तीसरा, पैक करके रख रहा है, उसको कवर करके रख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे सेल्स हैं जो कनेक्टिव टिश्यू की, वो कैसी होती हैं? लिविंग होती हैं। हर सेल्स के बीच में स्पेस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइटली पैक हमें कनेक्टिव टिश्यू नहीं मिलता, ठीक है। होमोजेनस जेल लाइक इंट्रासेलुलर सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स या फिर मीडियम
क्या करती है, मेन जो कनेक्टिव टिश्यू का बल्क है वो कौन बनाता है, मैट्रिक्स बनाता है। आपको पता है मानो इतना कनेक्टिव टिश्यू है, उसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं, मैंने आपको ये बता दिया है कि वो कॉम्पैक्टली या फिर ऐसे लीनियरली अरेंज नहीं होती, ऐसे खुली खुली होती हैं। तो उसके अंदर जो बेसिक सेल के अलावा जो बाहर की चीजें होगी वो क्या होगा, मैट्रिक्स। मेन फ्रेमवर्क कौन बनाता है, मैट्रिक्स बनाता है। हुआ क्लियर? चलिए, जो स्पेस होता है हर सेल के बीच में वो क्या किया जाता है, वो भरा जाता है एक मैट्रिक्स के द्वारा। वही मैंने बताया अभी, एक मैट्रिक्स के द्वारा जो थोड़ा सोलिड, विच में बी सोलिड एज, जो बोन की तरह सोलिड हो या फिर कार्टिलेज की तरह या फिर फ्लूइड भी हो सकता है, जैसे कि ब्लड। हुआ क्लियर? मैट्रिक्स क्या होता है, फाइब्रस इन नेचर, बोले तो फाइबर्स का बना हुआ होता है और बाइंड करता है किससे, दूसरे टिश्यू से। अब किस तरीके का मैट्रिक्स है, अगर मान लो आपका मैट्रिक्स, अगर मान लो आपकी मैट्रिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग किसकी होती है, ब्लड की है या बोन की? स्ट्रॉन्ग क्या है, बोन है ना। तो जिस तरीके का मैट्रिक्स होगा उसी हिसाब से आपका कनेक्टिव टिश्यू होगा। अब मेरा इतना स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स हो गया है तो उसने क्या बना दिया, बोन बना दिया। अगर मेरा बहुत ज्यादा ही फ्लूइड से भरा हुआ मैट्रिक्स है, जैसे कि ब्लड हो गया, अब मेरा बीच का मैट्रिक्स है ना उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ऐसे बहने वाला है, तो वो क्या है, कार्टिलेज हो गया, है ना। हम देख पा रहे हैं, तो जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कनेक्टिव टिश्यू किस तरीके का होगा। अब देखो अलग अलग तरीके के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। एरियोलर मतलब लूज, लूज कनेक्टिव टिश्यू हमने दो तरीके के पढ़े, एक पढ़ा टेंडन, एक पढ़ेंगे टेंडन, एक पढ़ेंगे लिगामेंट। दूसरा हम पढ़ रहे हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा हम पढ़ रहे हैं एडिपोज टिश्यू, फोर्थ वन इज द स्केलेटल टिश्यू, फिफ्थ वन इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना। स्केलेटल आपको पता है, एडिपोज क्या होता है, फैट वाला, स्केलेटल आपको पता है बोन होगी, बेसिक जो फ्रेमवर्क है, या फिर कार्टिलेज का होता है। फ्लूइड आपको पता है या फिर ब्लड होता है या फिर लिम्फ होता है ना। हुआ क्लियर? चलिए, आप सबसे पहले हम आते हैं एरियोलर या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है, ये व्हाइट कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ होता है या फिर येलो इलास्टिक फाइबर, जिसका नाम क्या है, इलास्टिन, ठीक है। ये सिंपलेस्ट है और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कनेक्टिव टिश्यू है हमारी बॉडी के अंदर। कौन सा, डेट इज, कौन सा है हमारे पास, वो एरियोलर या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू सबसे सिंपल है और सबसे ज्यादा पाया जाता है। किस किस चीज, क्या क्या चीजें होती हैं, व्हाइट कोलेजन फाइबर या फिर येलो इलास्टिक फाइबर। ये क्या काम करता है, हमारे जो मसल होती है उसको स्किन से जोड़ के रखने का काम करता है। क्या, स्किन को मसल से जोड़ के रखने का काम करता है, और साथ ही साथ ऑर्गन्स के बीच का स्पेस भरता है और मसल्स के या फिर ब्लड वेसल के चारों ओर देखने को मिलता है ना। तो बेसिकली इसका काम क्या हुआ, आपको पता है ऑर्गन के अराउंड है, तो इसका काम क्या हुआ, पैकिंग टिश्यू की तरह काम कर रहा है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, सपोर्ट की तरह, पैकिंग टिश्यू की तरह काम कर रहा है। मैट्रिक्स होता है जो किसी भी टिश्यू का, वो क्या मदद करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के पास होने में, है ना, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के डिफ्यूज होने में इसका मैट्रिक्स हेल्प करेगा। हुआ क्लियर? क्योंकि मैंने कहा कि बेसिकली मेरे एक ऑर्गन है, उस ऑर्गन को चारों तरफ से हमारा कौन सा, एरियोलर या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू कवर करके रख रहा है ना। तो अब मैंने कहा कवर करके रख रहा है, प्रोटेक्शन लेयर प्रोवाइड कर रहा है, मैंने कहा पैकिंग टिश्यू की तरह काम कर रहा है। अब मेरे ऑर्गन को बेसिकली खाना भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए ऑर्गन की सेल्स को, ऑर्गन को, तो ये क्या करेगा, हमारे पास जो लेयर है बाहर है, तो उससे कांटेक्ट करने में, बोले तो उसको एब्जॉर्ब करने में या फिर डिफ्यूज करने में मदद कर रहा है, ठीक है। किस किस की, ऑक्सीजन की
या फिर कोई भी गैस कह रहे हैं हम उसकी, या फिर न्यूट्रिएंट्स के डिफ्यूजन में इसीलिए मदद कर रहा है, क्योंकि हमारे ऑर्गन को क्या चाहिए, हमारे ऑर्गन की बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन और खाना, बोले तो न्यूट्रिएंट, तो वो उसे चाहिए, वो तो लेगा, वो कैसे लेगा, डिफ्यूजन के थ्रू। क्योंकि अब जैसे मेरा ये ऑर्गन हो गया, इसके ऊपर ये क्या हो गई, एक लूज एरियोलर लेयर बनी है ना, बाहर खाना आ रहा है, तो इसके थ्रू खाना, इस लेयर के थ्रू खाना जाएगा, डिफ्यूज होएगा, इधर से उधर जाएगा, तभी हमारे ऑर्गन को मिलेगा, इसीलिए इसके थ्रू हमें डिफ्यूजन देखने को भी मिलती है। ठीक है, हुआ क्लियर। इसका काम क्या है, रिपेयर, हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, टिश्यू की रिपेयरिंग में हेल्प करता है। ठीक है, बाहर से कोई भी टॉक्सिन आता है उससे लड़ने में मदद करता है। स्किन, आपको मैंने कहा कि ये स्किन को मसल से चिपका के रखता है, तो इधर से उधर स्किन को या फिर एकदम मेंटेन अपनी जगह रखता है। आपने देखा है, आप स्किन को ऐसे करके खींचोगे तो वापस अपनी जगह आ जाती है, ये किसके कारण आ रही है, डेट इज द लूज एरियोलर टिश्यू। सबसे मेन काम क्या है, ये स्किन को मसल से कनेक्ट करके रख रहा है। हुआ क्लियर, सबसे मेन, कुछ याद ना रहे, लूज एरियोलर टिश्यू का क्या काम है, लूज या फिर एरियोलर टिश्यू का काम है कनेक्ट स्किन टू द मसल। हुआ क्लियर, हुआ क्लियर, सबसे मेन चीज है, सबसे मेन फंक्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये भी बेसिकली एक तरीके का फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा कनेक्टिव टिश्यू है, फाइब्रस। ठीक है, इसके जो ये कैसा होता है, ये तरीके से डेंसली पैक्ड है। ये इन कंपैरिजन टू एरियोलर, एरियोलर क्या तो बहुत ज्यादा खुला खुला बहुत लूज था, उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा गाढ़ा है, बोले तो डेंस है, थोड़ा कॉम्पैक्ट सा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी सेल्स इसीलिए क्या होंगी, हमारे पास डेंसली पैक्ड होगी। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है, प्रिंसिपल इस, मैंने आपको बताया डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दो तरीके का होता है, एक होते हैं टेंडन्स, एक होते हैं लिगामेंट्स। ठीक है, और होता है एपोन्यूरोसिस। ठीक है, तो पहले देखते हैं टेंडन्स। टेंडन्स क्या होते हैं, कोल्ड लाइक होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनइलास्टिक स्ट्रक्चर होते हैं, जो बेसिकली दो स्केलेटल चीजों को कनेक्ट करते हैं, दैट इज मसल टू बोन। मसल को बोन से कनेक्ट करने वाला कौन है, हाँ ये मसल को बोन से कनेक्ट करने वाला स्ट्रॉन्ग सा क्या चीज है, दैट इज टेंडन। टेंडन क्या है, व्हाइट कलर का फाइब्रस टिश्यू है, जिसके पास बहुत पावर है बट फ्लेक्सिबिलिटी कम है। आपने देखा होगा कि हमारे पास पर्टिकुलर बोन से कोई मसल बहुत स्ट्रॉन्गली अटैच होती है, बोन और मसल के बीच में उतनी मूवमेंट देखने को नहीं मिलती जितनी हम दो बोन्स के बीच में मूवमेंट देख सकते हैं। तो इसीलिए मसल को बोन से कनेक्ट करने वाला जो भी कनेक्टिव टिश्यू होगा उसको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, है ना। हुआ क्लियर, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, और जो इसके अंदर जो कोलेजन फाइबर है वो कैसे अरेंज है, पैरेलली अरेंज्ड है। ठीक है, रो फाइब्रोब्लास्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, जो बेसिकली आप देखोगे कि जो टेंडन है, आपको मैंने बताया कि मेन बल्क कौन बना रहा है, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स, है ना। तो जहां हमने मसल को बोन से कनेक्ट कर लिया, उसके अलावा जो बचेगा आसपास कवरिंग पैकेजिंग जो होता है टिश्यू, वो कौन सा होता है, लूज एरियोलर टिश्यू, हमें वो भी देखने को मिलेगा। वो क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं लिगामेंट। अब हमने मसल को बोन से तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन बोन को बोन से ज्वाइन करने के लिए हम क्या रखते हैं, लिगामेंट्स रखते हैं। ठीक है, ये थोड़े, ये कैसे स्ट्रक्चर है, इलास्टिक स्ट्रक्चर है, बजाय कि टेंडन कैसे स्ट्रक्चर थे, दैट इज द फाइब्रस टिश्यू के बने हुए थे, जिसका काम क्या है, बोन को बोन से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, लिगामेंट क्या है, बहुत ज्यादा इलास्टिक है और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। आप देख रहे हो आपकी, आप बोन के बीच की मूवमेंट कितनी भी कर पा रहे हो, है ना। तो इसका मतलब इनके अंदर, लिगामेंट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत कम होता है। लिगामेंट, some elastic and many collagen fibers are bound together by areolar connective tissue. Fibroblasts are compressed in between regular row of fibers. बेसिकली आपको दो चीजें याद रखनी है कि आपके पास जो लिगामेंट है उसका काम क्या है, वो बोन को बोन से कनेक्ट करता है, टेंडन का काम क्या है, वो बोन को मसल से कनेक्ट करता है। हुआ क्लियर। चलिए, टेंडन, अब बेसिकली इनका डिफरेंस देखते हैं। टेंडन क्या है, इनइलास्टिक है,
इनइलास्टिक है मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग है, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है, बजाय कि हमने क्या देखा, लिगामेंट इज मोर इलास्टिक। टेंडन का काम क्या है, मसल को बोन से ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। लिगामेंट का काम क्या है, बोन को बोन से ज्वाइन कर रहा है। टेंडन कैसे है, व्हाइट व्हाइट से फाइबर्स देखने को मिलेंगे। लिगामेंट आप देखोगे व्हाइट भी होते हैं और येलो भी होते हैं, ठीक है। हमने देखा, अब जैसे कि अब ये व्हाइट येलो फाइबर क्या है मैम, अब ये देखो मैं आपको बताती हूँ, व्हाइट कोलेजन फाइबर, येलो इलास्टिक फाइबर, ठीक है। तो अब देखो मैंने अभी बताया ये क्या होते हैं, व्हाइट है तो इसका मतलब कोलेजन भी है, येलो है तो मतलब इलास्टिक भी है, इलास्टिन भी है। जबकि इसमें क्या बोला मैंने, सिर्फ व्हाइट है, इलास्टिन फाइबर्स हुआ क्लियर। ओ सॉरी, व्हाइट है मतलब क्या, इलास्टिन तो है ही नहीं, क्या है, सिर्फ कोलेजन। क्या है, कोलेजन, है ना। कोलेजन है, इलास्टिक नहीं है, तो इसीलिए इलास्टिसिटी नहीं है, इसीलिए इन्हें हमने क्या बोला, इन इलास्टिक बोला। थर्ड वन इज द एपोन्यूरोसिस। थर्ड जो कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज एपोन्यूरोसिस। ये बड़ी बड़ी सी शीट सी होती हैं, बड़ी बड़ी डेंस शीट होती हैं, फाइब्रस होती हैं, कोलेजन की बनी हुई होती हैं, जिनका काम क्या होता है, कवर करने का होता है, कवर करती हैं और साथ के साथ अटैचमेंट में मदद करती हैं। अब आपको पता है बेसिकली हमारे हैंड में हमें एपोन्यूरोसिस देखने को मिलता है, ये एक स्पेशलाइज सी बन जाती हैं, ठीक है। ये बाहर की स्किन को नीचे से कनेक्ट करके रख रही है एक तरीके से, है ना, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ से जो प्रोवाइड कर रही है वो होती है एपोन्यूरोसिस। ये थिक बैंड सा बना लेती हैं, ठीक है। ये डेंस फाइब्रस कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरे इसको कवर करके रख रहा है और क्या कर रहा है, लास्ट की एंड्स में, टर्मिनेशंस में और अटैचमेंट्स में मदद करता है। अब आपको पता है यहाँ पे हमारे बहुत सारी बोन्स हैं छोटी छोटी, इनको अटैच करके रख रहा है, फिर भी देखो मेरा हाथ ऐसे ही लग नहीं रहा है कि अलग अलग बोन्स है ना, तो ये किसके कारण हो पा रहा है, एपोन्यूरोसिस के कारण। बोले तो स्ट्रेंथ सी प्रोवाइड कर रहा है, हार्डनेस यहाँ पे, है ना। हुआ क्लियर। चलिए तो अब हमने हमारा क्या कर लिया है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी डन कर लिया है। हुआ। नेक्स्ट आता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू किस चीज का बना हुआ है, फैट सेल्स का। फैट सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है, दैट इज एडिपोसाइट्स। हुआ क्लियर। बहुत सारी फैट सेल्स मिलेंगी और क्या बना देंगी, एडिपोज टिश्यू। हुआ क्लियर। आपको पता है टिश्यू किस चीज का बना हुआ है, सेल्स का। एडिपोज टिश्यू मतलब एडिपोसाइट्स। हुआ क्लियर। एग्रीगेशन मतलब चिपक के, बहुत सारे की एडिपोसाइट्स के इकट्ठे होने से हमें एडिपोज टिश्यू मिलता है। जो फैट सेल्स होती हैं उसका आप स्ट्रक्चर देखोगे कैसी होती है, राउंडेड होती हैं, ओवल इन शेप होती हैं, बहुत बढ़िया फ्लैट फैट ड्रॉपलेट होता है। मानो ये आपके अंदर क्या हो गई, ओवल सी फैट सेल्स हो गई। इसके यहाँ पे एक तरफ हमें न्यूक्लियस मिलता है क्योंकि इतना बड़ी फैट तो ड्रॉपलेट होती है उसके अंदर, जो लगभग उस पूरे सेल को भर देती है। जो फैट सेल्स होती हैं वो लोब्यूल्स arranged into lobules separated by partitions of collagen and elastin fibers। आप देखोगे कि जैसे कि एक ये सेल है, एक ये सेल है, ये एक दूसरे से किसके थ्रू सेपरेटेड होती है, दैट इज द कोलेजन या फिर इलास्टिन फाइबर। बोले तो हर सेल्स के बीच में कोलेजन या फिर इलास्टिन फाइबर देखने को मिलता है। अब आपको पता है फैट सेल है तो किसकी तरह, किसके रिजर्वियर की तरह, किसके स्टोरेज की तरह काम कर रही है, फैट के स्टोर की तरह काम करेगी, ठीक है। अब पर्टिकुलर जो आप देखोगे शेप होती है लिम्स के अंदर, वो किसके कारण होती है, फैट के कारण होती है ना। आप देखोगे ऐसे करके जो शेप देखने को मिलती है पर्टिकुलर, आपको पता है बोन आती, बोन के ऊपर डायरेक्ट आते ही तो वो बोन के अकॉर्डिंग हमारी जो स्किन ऊपर से देखने को मिलती, हमारी बॉडी शेप देखने को मिलती। ये तो हमारे अंदर नीचे की तरफ फैट पैड होता है जिसके कारण हमारे जो अलग अलग शेप हो जाती है ना। तो इसीलिए इसने क्या करा, हमारी बॉडी को बहुत सुंदर सी शेप प्रोवाइड की, किसने, फैट ने, ठीक है। विसरल ऑर्गन को उनकी पोजीशन पे रखती है और एक तरीके से शॉक एब्जॉर्प्शन का या कुशन का काम करती है, कौन, फैट पैड।
मैंने आपको बताया कि कोई भी शॉक वगैरह लग जाता है तो उससे बचाने के लिए हमारे पास फैट प्रेजेंट होता है ना। फैट का काम क्या होता है, हमारे उस ऑर्गन को उसी जगह मेंटेन रखने का भी, है ना। हुआ क्लियर। एक तरीके से इंसुलेटर की तरह काम भी करता है कोई भी, क्योंकि ये क्या है, फैट एक तरीके का पुअर कंडक्टर है हीट का। इसीलिए आपको पता है कि जो मोटे लोग होते हैं उनको सर्दी कम लगती है। क्यों? क्योंकि जिनके अंदर चर्बी ज्यादा होगी वो उस हीट को लॉस नहीं होने देंगे, बजाय कि पतले लोगों को ठंड ज्यादा लगेगी, क्योंकि उनके अंदर जो हीट होगी वो इजीली लॉस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फैट क्या है, पुअर कंडक्टर है, तो वो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता, कंडक्ट नहीं होने देता। क्यों? कौन? अगर फैटी पर्सन होगा तो उसमें। इसीलिए हमारे अंदर क्या है, फैट का होना बहुत जरूरी है, जिससे हम हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। वरना हमारा मान लो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है और मैं इतनी पतली हूँ, मैं सर्दी में चली गई तो क्या होगा, मेरे बाहर के बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेरा अंदर का बॉडी टेम्परेचर भी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर मेरे बेसिक जो फंक्शंस हैं वो भी काम करने बंद कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है। मेरे जो भी प्रोटीन्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे या फिर काम करना बंद कर देंगे। इसीलिए मुझे मेरे फैट पैड की जरूरत है। बोले तो मुझे मेरे बॉडी का फैट होना जरूरी है, जिससे मेरी बॉडी अगर फैट होगा तो वो हीट बाहर नहीं निकल पाएगी, हीट बाहर नहीं निकलेगी तो मेरी बॉडी का अंदर का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो मेरी बॉडी बेसिक काम करती रहेगी।